बीच में रोक करके कुंडली से इतर एक बात बताता हूं, इसको जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। कभी भी हमें उन लोगों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है जो हमें गलत पाठ पढ़ाते हों। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो फिल्म जगत से संबंधित हो, गर्भ में बच्चा पल रहा हो उसके पहले विवाह कर दो, नहीं तो दुनिया जानेगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी और फिर किरकिरी हो जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ ये एक नन्हे से जातक की कुंडली है और आप देख ही रहे हैं ये मिथुन लग्न का जातक। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। कार्तिक और मार्गशीर्ष का प्रभाव, जहां व्यक्ति साक्षात, और इनका नाम माधव है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नाम। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास आत्मबल की और साहस की कमजोरी हो सकती है। मतलब व्यक्ति को साहसी बनाना है, निडर बनाना है और पराक्रमी बनाना है, पुरुषार्थी बनाना है। ये काम माता और पिता कर सकते हैं। व्यक्ति थोड़ा आलसी है, प्रेमी किस्म का है, इसको प्रेम से आप जो कहेंगे वो कर देगा। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह ही होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पिन पॉइंट पे हैं। थोड़े से भी गड़बड़ की बात हुई कि वो निगेटिव हो जाएंगे। इस वजह से हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि जातक की कुंडली में कुछ ऐसे अवसर पैदा करे जाएं जिससे उसको एक बंधी हुई आय प्राप्त हो सके और उसके इनकम में घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हो। क्लियर है? यहां व्यक्ति की कुंडली में, कुंडली को देख करके पिता के आय को भी इरेगुलर देख रहा हूं, या कई बार व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य से भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती जाती रहती है। ये चंद्रमा के थोड़े बहुत कमजोरीपन के कारण। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जिद्दी होगा और थोड़ा मायावी होता है। जैसे अगर अपनी बात कहने की बारी हो तो बहुत ही इस तरीके से कहता है कि उसका काम निकल जाता है। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र होता है और वैधृति योग पूर्वा फाल्गुनी में जन्मे होने से व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। हालांकि कई बार वो अपने ही बल पे किए गए कार्य के द्वारा उसकी उन्नति होती है, उसको किसी के द्वारा बहुत सारी चीजें मिलती नहीं है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण यहां व्यक्ति मेहनती होगा, जिद्दी, हठी, गुस्सैल और पराक्रमी होता है। पंचांग की सबसे अच्छी बात यह होगी कि चंद्रमा कम से कम कुछ अच्छे हैं। सूर्य दक्षिणायन में है, इस वजह से आत्मबल कमजोर ना हो, इम्यून कमजोर ना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर ना हो और मन की स्थिति कमजोर ना हो। चंद्रमा को मनस्तु हीतगु कहा गया है। मतलब मनस्तु हीतगु का मतलब होता है जो मन के हित की बात करे या हित का चिंतन करे। और गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। जीव को गंभीर होना चाहिए। जीव मतलब ये हमारा जो शरीर है, शरीर के बाह्य स्वरूप की बात करें या आंतरिक स्वरूप की बात करें, वो किसी भी तरीके से गुरुवत होना चाहिए। गांभीर्य, चाहे वाणी से हो, चाहे वो क्रियाकलाप से हो, चाहे उसके प्रतिक्रिया से हो, चाहे वो गतिविधि से हो, गंभीरता आवश्यक है। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा के बारे में मैंने कहा मनस्तु हितगु का मतलब मन को जो नियंत्रित करता हो और उसके हित साधने के बारे में विचार करता हो। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भी स्थिति में अगर कमजोर हुए तो संपूर्ण ग्रहों को और संपूर्ण कुंडली को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले धन भाव के अधिपति और चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में, और उस पे मंगल की, ये देखिए 7वीं दृष्टि नीच की पड़ेगी धन भाव पे और मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। और गुरु और चंद्रमा का सकट योग बनना ये ठीक नहीं होगा। चंद्रमा से पंचमस्थ शुभग्रह शुक्र का होना और चतुर्थस्थ सूर्य, बुध और शनि का होना। चंद्रमा के ऊपर बाकी के अन्य किसी भी शुभग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। चंद्रमा को किसी भी शुभग्रह ने नहीं देखा। बाकी अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा राहु से प्रभावित, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि। वैसे एक अतिरिक्त बात आपको बताऊं, ग्रंथ ये कहता है कि तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने का बड़ा ही लॉजिकल और बड़ा ही अद्भुत परिणाम मिल जाता है।
राहु के साथ बैठे हैं, डिग्री में 14 डिग्री के राहु और 21 डिग्री के चंद्रमा, यानी कि 7 डिग्री का अंतर है। ऐसी अवस्था में ग्रहण लगने ही वाला है, और ये ग्रहण जब लगेगा तो व्यक्ति के पराक्रम पे ग्रहण लगेगा, व्यक्ति के छोटे भाई बहनों पे ग्रहण लगेगा, उनके स्वभाव और उनके स्वास्थ्य पे ग्रहण लगेगा, व्यक्ति के इम्यून पे ग्रहण लगेगा, व्यक्ति के पराक्रम पे ग्रहण लगेगा, उसके भाग्य पे भी कई बार ग्रहण का असर देखा जाएगा, क्योंकि इस ग्रहण का असर यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? और चंद्रमा पीड़ित होंगे, प्रभावित होंगे, परेशान होंगे, उनके पास पक्ष का बल तो सबसे पहले बिल्कुल ही जगह पे ही है, मतलब न तो इधर है न तो इधर हो, हालांकि वो थोड़े कमजोरी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और उस पे राहु मंगल शनि का प्रभाव है। इस अवस्था में चंद्रमा कमजोर होंगे, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से हमें जातक को शीत जनित बीमारियों से और कई बार व्यक्ति के भुजाओं से संबंधित समस्याओं को देखा जाता है। हृदय क्षेत्र आरंभ का जो होता है, जैसे गले की समस्या होती है, वो परेशान कर सकती है, कफ जनित समस्या परेशान कर सकती है। राहु वहां सिंह राशि के बैठे हैं, इस वजह से उदर रोग भी हो सकता है। ये बातें भी देखने को मिलती हैं। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, और वो शुक्र धनु राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति गुरु इससे केंद्र में शुभग्रह होकर के इस भाव से केंद्र में, और चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव में शनि जैसे ग्रह के साथ, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है जो कि धन भाव के अधिपति हैं। धन भाव के अधिपति पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, परेशान हैं, इस वजह से व्यक्ति को पिता से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पिता अपना दुख अलग रोएंगे और अलग गाएंगे। दूसरे नंबर पे धन भाव के अतिरिक्त आप लग्न की बात करें तो लग्न के अधिपति का छठे में जाना आरंभ कष्ट से युक्त होता है, जहां व्यक्ति की आवश्यकताओं पे कई बार प्रश्न चिन्ह लगते हैं। छोटी मोटी आवश्यकताएं तो व्यक्ति को किसी न किसी वजह से पूरा हो जाती हैं, पर वस्तुतः वो साहसी है, निडर है, और पूर्णतया वो एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। 12वें भाव के बुध के बारे में कभी चर्चा करूंगा, पर 12वें भाव के बुध के बारे में ग्रंथ ये बात कहता है कि अगर 12वें भाव में हो जाते हैं गुरु या बुध विशेषतया, या छठे स्थान से बैठ करके वो 12वें को देख लें, तो वो संपूर्ण सुख देने वाले हो जाते हैं। 8वें के बुध और 12वें के या छठे के बुध, मतलब यहां बैठेंगे तो 12वें देखेंगे। एकादशवें के बुध भी कई बार व्यक्ति को ऋण से मुक्त या ऋण से मुक्ति देने में सहायक होते हैं। वहीं 12वें भाव पे अगर बुध की दृष्टि पड़ जाए, या 12वें भाव से बैठ करके बुध अगर छठवें भाव को देखेंगे, तो निसंदेह व्यक्ति को साहसी, ब्राह्मणों का पूजक और कई तरीके से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाले बना देते हैं, जहां व्यक्ति प्रतियोगिता से और जीवन में तरह तरह की प्रत्येक प्रकार की परेशानियों को लड़ करके, भिड़ करके जीत जाने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पे बुध ज्येष्ठा के और शनि ज्येष्ठा के और सूर्य अनुराधा के बैठे हैं। अनुराधा के नक्षत्र के अधिपति शनि हो गए, वो इस कुंडली में उसके साथ ही बैठ गए। नक्षत्र का अधिपति अपने उच्च की राशि को भोगता हुआ निकला है, और वो गौर करिएगा तो उस शनि के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ उनके ठीक आगे शुक्र का बैठना और सूर्य बुध और शनि का ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठना, जहां व्यक्ति के बुद्धि को कई बार इतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दिक्कत में लेके चले जा सकते हैं, जहां व्यक्ति को कई बार वात, पित्त और कफ तीनों अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, जहां उस पर भी काम करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि पहले ही चंद्रमा ग्रहण में है और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। शनि मंगल राहु केतु से वो प्रभावित हैं। चतुर्थ भाव में अकेले गुरु बैठे हैं। शनि जो है वो छठवें भाव में बैठे हैं, और इस कुंडली के लिए वो अस्तमेश होने का दोष भी उनको लग जाता है, इस कारण से कि जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का भाग्येश होने के साथ साथ अस्तमेश भी होता है, और वो वहीं बैठा है, तो कुछ अतिरिक्त बल के साथ साथ कुछ पारंपरिक उसके पास एक अतिरिक्त बल मिलेगा, आयु का बल, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव भी यहां रहेगा। तो वहां पे उच्च के मंगल के बैठने से व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु का वर्ण नहीं करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां अपनी राशि पे और मंगल उच्च के होंगे। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को निश्चित रूप से थोड़ी कमजोर मिलेगी, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है पैतृक संपत्ति वाले और पिता के संबंधों के मामले में या वाणी भाव पे। लेकिन शनि की दृष्टि अपनी राशि पे और उच्च के मंगल व्यक्ति को किसी भी तरीके से कभी भी बीच में से जीवन खत्म नहीं होता है, संपूर्ण और पूर्ण आयु का व्यक्ति मालिक होता है। 52वें वर्ष के बाद, 56वें वर्ष के बाद एक ऐसी बीमारी होती है जो जीवन पर्यंत होती है और वो फिर खत्म नहीं होती, वो कष्ट में जीता है व्यक्ति एक अवस्था में जाने के बाद। पर अब एक बात और बताता हूं, यहाँ पे शुक्र और गुरु का केंद्र में होना, शुक्र यहाँ पे 12वें के अधिपति और जन्म कुंडली में पंचम के अधिपति हैं। पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिशाली बना देंगे, क्योंकि सूर्य और बुध व्यक्ति को इतना ज्यादा
तार्किक और समझदार और उत्साही बना देंगे, क्योंकि इस भाव के अधिपति से केंद्र में गुरु का बैठना ही बहुत होता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय में जाना अपने भाव से ये ठीक नहीं होता। हालांकि नौकरी के योग यहाँ पे जरूर ही पैदा करने के योग बन रहे हैं, अवश्य ही ऐसी स्थिति बनेगी। दशम भाव के अधिपति पे कहीं से भी शनि का प्रभाव नहीं है, लेकिन दशम भाव पे गुरु की दृष्टि है। यहाँ के अधिपति होकर के उसको देख रहे हैं, तो कम से कम दशम भाव और पिता का भाव बलवान होगा। पिता से, माता से सुख व्यक्ति को मिल जाता है। चंद्रमा अगर ग्रहण में नहीं होते तो माता बीमार नहीं होती और कई बार पिता का धन कमजोर नहीं होता। इसके अतिरिक्त आप जब देखेंगे तो दशम स्थान की स्थिति पे गुरु की दृष्टि, दशम भाव से पंचमस्त कोई ग्रह नहीं, दशम भाव से नवमस्त सूर्य, बुध और शनि का होना, ये कई बार व्यक्ति को बुद्धिशाली, भाग्य का लाभ और भाग्यशाली बनाने के साथ साथ व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट का भी बना देंगे। जहां कई बार उसे अगर धर्म युद्ध में लगाया जाए, धार्मिक क्षेत्र में भी उसके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करी जाए, तो निसंदेह व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला, कर्मकांड ब्राह्मण या धर्म का पूजक होता है, धर्म का रक्षक या धर्म से संबंधित क्षेत्रों से धन कमाने का काम करता है। क्योंकि अगर आप इसको लग्न में रखेंगे तो निसंदेह दशम भाव से पंचम नवम के संबंध में ये सूर्य, बुध और शनि आएंगे, जो क्रमशः वृश्चिक राशि के बैठे हैं, जहां निश्चित रूप से व्यक्ति पूजक होता है और नारायण का भक्त होता है। भगवान कृष्ण की उसके ऊपर कृपा अद्भुत होती है। केतु भाग्य भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को साम्रांत बना देंगे। अनुकूल पर्यावरण में प्रतिकूलता की स्थिति के बावजूद भी व्यक्ति अपनी अनुकूलता ढूंढ लेता है, अनुभव का मालिक होता है, कृत्य ब्राह्मणों का करने वाला होता है, साथ ही साथ शिक्षकीय गुणों का भोक्ता होता है और रखवाला होता है। इसके अतिरिक्त गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों के केंद्र में आ जाने से, चूंकि शुभ ग्रह जब केंद्र में आ जाते हैं तो वो तटस्थ हो जाते हैं, न तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं न तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, मतलब वो तटस्थता के भाव में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में कई प्रकार के सुयोगों का निर्माण होता है, बहुत अच्छे अच्छे योगों का निर्माण हो जाता है। नाम लेना आवश्यक नहीं, पर यह एक अच्छी बात है। गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं होगी, पर यह शिक्षकीय योग अवश्य बनेगा। गुरु की सातवीं दृष्टि लाभदायक, गुरु की नवीं दृष्टि थोड़ी सी कमजोर। चंद्रमा और केतु का प्रभाव बताया ही मैंने। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ देने वाली, यश, कीर्ति और छोटे पैसों पे, कम पैसों पे काम कमाने वाली, धन कमाने वाली। आरंभ में व्यक्ति को छोटे पैसों पे नौकरी मिलती है, बाद में चल करके वो प्रोग्रेस कर जाता है। मंगल की सातवीं दृष्टि अच्छी नहीं है, पिता के साथ संबंधों में कमजोरी होती है। पिता जो है वो थोड़े बहुत परेशानी से गुजरते हैं, उनको भी कई बार कुछ मिला नहीं होता है, बहुत ही जद्दोजहद से भी जिंदगी कई बार कटती देखी जाती है। मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और राहु का संबंध, मंगल और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का है, गुरु और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का है। ये चीजें ठीक नहीं है। चंद्रमा से सूर्य केंद्र में है, ये ठीक नहीं होता। चंद्रमा से सूर्य का केंद्र में जाना कई बार थोड़ी कमजोरी का कारण बनता है, जहां पे व्यक्ति को कई बार चिंता से जीवन को बीतते देखा जाता है, विशेषतः चंद्रमा और सूर्य की दशाओं में। इस कुंडली के लिए मारक होते हैं गुरु, अच्छे होते हैं शनि, पर अष्टम का दोष लगता है। इस कुंडली के लिए शुक्र 12वें भाव के अधिपति के साथ साथ पंचम के अधिपति, सामान्यतया थोड़े बहुत लाभ के साथ व्यक्ति को कुछ दे देते हैं। बुध इस कुंडली के लिए चतुर्थ और लग्न के अधिपति, सप्तम और दशम के अधिपति गुरु अगर केंद्र में बैठे हैं तो इनको, हालांकि अगर यहाँ बैठे होते और यहाँ बैठे होते तो दोष नहीं लगता, पर वो शत्रु के घर में बैठे हैं। हालांकि परिवर्तन का तो योग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं बना है, पर फिर भी मैं समझता हूं कि गुरु जहां बैठे हैं, जिस राशि में, उस भाव के अधिपति उससे निकटस्थ होकर के बैठे हैं, तो मित्रता बनी रहेगी और कुछ न कुछ गुरु अच्छे परिणाम दे देंगे। पर स्थान हानि करो जीवा वाली बात होगी, स्थान की हानि करेंगे। इस वजह से घर का वातावरण कई बार कष्ट से होता है या कमजोर वातावरण के साथ व्यक्ति के जीवन की आरंभ होते हैं। हालांकि बाद में चल करके वो बहुत ही ज्यादा विकसित और स्पष्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे शनि और बुध का संबंध व्यक्ति को नौकरी पेशा, यहाँ पे गुरु उच्च के, जो यहाँ गुरु जो थे ये थोड़े कमजोर थे अकेले होकर के, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके का कोई बल नहीं मिल रहा था। वहीं गुरु यहाँ उच्च के होंगे, सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उनकी नीच की राशि बनी थी, उससे वो आगे बैठे थे। यहाँ अपने राशि से चतुर्थस्थ गए थे थोड़ी कमजोरीपन के साथ, क्योंकि क्रूर ग्रह का अपनी राशि से चतुर्थस्थ जाना अच्छा नहीं होता, शुभ ग्रह का अपनी राशि से तृतीयस्थ जाना अच्छा नहीं होता, पापक ग्रह का अपनी राशि से तृतीयस्थ जाना अच्छा होता है, क्रूर ग्रह का अपनी राशि से तृतीयस्थ जाना अच्छा होता है।
इस भाव के अधिपति का इन दोनों भावों से केंद्र में होना गुरु को बल देगा और इन भावों को भी मजबूती दे। इसका मतलब है कि व्यक्ति व्यवसाय से भी धन कमा सकता है और उसका साम्राज्य या उसका पुरुषार्थ का बल बना रहेगा। मतलब उसका जो एक्टिवेशन है वो टाइम पे हो जाए। भाग्य का बल शनि की दशा में बढ़ता है, बुध की दशा में भौतिकीय सुख संसाधनों की वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं लग्न अगर 21 डिग्री का है तो ढलान पे ही है, पर फिर भी वो प्रबुद्ध है और मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है और लग्नेश जो बने हैं वो बुध जन्म कुंडली में छठे भाव में सूर्य के साथ बैठे जो कि तृतीय भाव के अधिपति दुह स्थान के अधिपति के साथ दुह स्थान में बैठने के कारण और शनि के साथ बैठने के कारण व्यक्ति साम्राज्यवादी बुद्धि का तो होगा, पराक्रमी होगा, बलिष्ठ होगा, मेहनती होगा, मेहनत के बल पे सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा क्योंकि शनि घूम करके इसको देख रहा है। हालांकि मेहनत को ग्रहण भी लगेगा। वहां पे व्यक्ति जो है वो कई बार कम्युनिकेशन या अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता या अपनी बात स्पष्टतया नहीं रख पाता है या कई बार वो उसकी वाणी तोतली होती है या वाणी धीरे धीरे खुलती है या अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने ही अंदर जो उसके छुपे गुण हैं वो कई बार सामने से बिल्डअप नहीं कर पाता है। आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि उसकी वाणी तोतली ना हो, कमजोर ना हो, हकलाहट से युक्त ना हो और गले में कोई समस्या ना हो। क्लियर है? दशमांश कुंडली में केंद्र का खाली होना ये ठीक नहीं होगा। यहां बुध मंगल और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति को कई बार क्रिएटिविटी से धन कमाने वाला, विद्या अध्ययन से धन कमाने वाला और कई बार बहुत अधिक जो भी व्यक्ति काम करता है उसमें अपना संपूर्ण देता है, मेहनत करता है और न्याय के साथ धन कमाता है, गंभीरतम स्थिति को प्राप्त करता है। और यहाँ वस्तुतः शनि बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं जो कि लाभेश है, तो लग्नेश और लाभेश का संबंध बना। बुध के साथ बैठने के कारण जो कि भाग्येश है, तो गौर करिए तो भाग्य के अधिपति, लाभ के अधिपति मंगल और लग्न के अधिपति शनि, इन तीनों का संबंध जब धन भाव से होगा तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां देखने के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जहां व्यक्ति कई तरीके से धन कमाएगा और श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेगा। सूर्य चूंकि केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना लें अगर तो दशमांश कुंडली के लिए अच्छा होता है। गुरु राहु के साथ है, इस वजह से कई बार दूर देश से भी यात्रा करनी पड़ती है, दूर देश जाकर के भी व्यक्ति धन कमा सकता है। अगर हो सके तो केंद्र में जो राशियां बनी हैं वहां पे द्विस्वाभाविक राशि के लिए सप्तम भाव मारक या बाधक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस वजह से गुरु की दशा में विशेषतया सावधानी बरतनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य और व्यक्ति के पत्नी के स्वास्थ्य और व्यक्ति के द्वितीय संतति के स्वास्थ्य और व्यक्ति के स्वयं की आमदनी, ये चार चीजें प्रभावित हो सकती है। मंगल द्वितीय भाव में दाम्पत्य को स्टैब्लिश करने से पहले विचार करना होगा। कुंडली मिलाकर के विवाह करने की स्थिति है। इस कुंडली के लिए 1 अंक अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए 6 अंक भी अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए तुला राशि, कुंभ राशि अच्छी रहे। विवाह करने के लिए धनु राशि की जातिकाएं अच्छी होती हैं और कर्क राशि की जातिकाएं अच्छी होती हैं, मकर राशि की जातिकाएं अच्छी हो सकती हैं। साथ ही साथ सिंह राशि की जातिकाओं से बचने का प्रयास करिएगा, हालांकि वो भी चल जाएंगी, कोई मशक्कत वाली बात नहीं। दिशा के आधार पर उत्तर दिशा बहुत ज्यादा लाभदायक, नक्षत्र के आधार पर हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिखा, मृगशिरा और चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण, ये सब अच्छे रहेंगे। बचना चाहिए पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद से, आदि आदि नक्षत्र, ये जो 2 नक्षत्र हैं विशेषतया। अब मैं आपको इनकी कुंडली में ग्रह के बल के बारे में बता देता हूं। जैसे जब आप इनकी कुंडली में नवमांश कुंडली में गुरु को देखेंगे तो वो उच्च के पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। शनि जो है वो स्वग्रही बुध के साथ चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना, ये सारी जो स्थितियां बन रही है वो दाम्पत्य के क्षेत्र को कभी भी तोड़ने वाली नहीं बन रही है। इनका एजुकेशन वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे शुक्र की स्थिति बनी है, जिसके ठीक पीछे गुरु और ठीक आगे बुध बैठे हैं। शनि और बुध यहाँ भी बैठे हैं, शनि और बुध यहाँ भी बैठे हैं, शनि और बुध यहाँ भी बैठे हैं। व्यक्ति कंप्यूटर से संबंधित या कई बार बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़ करके काम कर सकता है। पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में भी उसका विस्तृत योगदान देखा जा सकता है। वैसे प्रकांड पंडित होने का योग भी इनकी कुंडली में लगा है। भाग्य भाव में केतु का बैठना, इस भाव के अधिपति लग्नेश के साथ बैठ करके छठे भाव में थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के साथ व्यक्ति को उच्चतम स्तर पर विख्यात पंडित बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर शुक्र और गुरु की स्थिति केंद्र में है तो व्यक्ति आजीवन ही अपने लेवल पे जब आगे बढ़ता है तो थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद उसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है श्रेष्ठता वाली, क्योंकि लग्न के अधिपति धन भाव में स्वग्रही हो रहे हैं मंगल जैसे ग्रह के साथ जो कि लाभेश हैं। नवमांश कुंडली में भी शनि स्वग्रही, लग्नेश जन्म कुंडली में मंगल धन भाव में, जिसके ऊपर से गुरु उच्च के और बहुत अच्छी स्थिति चंद्रमा की। इस भाव के अधिपति शुक्र इससे पीछे गए हैं, धन की समस्या नहीं होगी। नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग बुध कर देंगे क्योंकि केंद्र में बैठे।
अब मैं आपको और भी छोटी छोटी बातें बता देता हूं। इस जातक की कुंडली में मामा का पक्ष हमेशा ही लाभदायक हो सकता है। थोड़ी बहुत समस्याएं, ये स्वयं के पैरों पर जब खड़ा होगा या इनके आने के बाद थोड़ी सी समस्या हो सकती है कटुतापूर्ण, बाकी इनको उनसे लाभ मिल सकता है। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, इन सब चीजों का संबंध, इन सब लोगों का संबंध इनके जीवन में थोड़े बहुत कटुतापूर्ण या दुरस्त का बन रहा है। हालांकि ऐसा ये व्यक्ति स्वयं निकट जाने का चाहेगा, लेकिन कई बार उनसे थोड़ी बहुत वैराग्य की स्थिति बनेगी। ये अनुभव से युक्त है, अनुभवी है और पराक्रमी भी होगा राहु के बैठने के कारण। हालांकि मंगल जो है वो इनकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं। ये अवस्था कमजोर नहीं है जो व्यक्ति को बहुत ही बलिष्ठ और रिसर्च माइंडसेट का बना देंगे। रिसर्चर होगा, ज्ञानी होगा, गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे चिंतन करने वाला, मनन, अध्ययन, अध्यापन से युक्त जीवन जीने वाला होता है। हमेशा ही उसके पास पुस्तकों का अंबार लगा रहता है। उसके आसपास लोगों का प्रभाव बना रहता है। गुरु मंगल का कम्युनिकेटिव हो जाना और कम्युनिकेशन स्किल बड़ा ही डेवलपमेंटल होता है और साथ ही साथ उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। बीच में रोक करके कुंडली से इतर एक बात बताता हूं, इसको जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। कभी भी हमें उन लोगों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है जो हमें गलत पाठ पढ़ाते हों। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो फिल्म जगत से संबंधित हो। गर्भ में बच्चा पल रहा हो, उसके पहले विवाह कर दो, नहीं तो दुनिया जानेगी तो तकलीफ बढ़ जाएगी और फिर किरकिरी हो जाएगी। हमारे समाज में और हमारे स्तर पे ये बात कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भयंकर भूल वाली बात हो जाएगी। हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, हमारे सभ्यता और हमारे भारतीय सत्य सनातन पद्धति में कभी भी इसका दोहन ना करना। आप लोग कम से कम उन लोगों को इन सभी मामलों में बिल्कुल भी कॉपी मत करिएगा जो आपको ये सब चीजें सिखा देते हैं, जो आपको तुरंत ही बता देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइए, बहुत बड़ी बात है, इस पर विचार अवश्य कर लीजिएगा और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बिछा लेना है कि वो वस्तुतः हमें क्या दिखा रहे हैं और वस्तुतः वो हमें क्या सिखा रहे हैं। उनके प्रत्येक जो वो पर्दे पर दिखा रहे हैं या जो वहां से जो न्यूज रूम से चीजें उठ करके हमारे बीच में फैल रही हैं, वो क्या फैल रही हैं, वो दरअसल समाज को क्या दिखा रहे हैं, ये खुशखबरी है या क्या है, ये आपको कहां ले जाना चाहते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में नहीं जाने की स्थिति है। अपना मन और अपना तन और अपना धन और अपनी बुद्धि, अपना चित्त और अपना जो सभ्य समाज का जो प्रतीक है उसे बना करके रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे रक्षक है और इन्हीं के बल पे मानव समाज टिका हुआ है। उनकी कॉपी ना करना, कभी भी नहीं, ना गड़बड़ हो जाएगी बात। विवाह आजकल सुनने में आता है, विवाह बाद में हुआ और संतान पहले हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए, तो यहाँ पे मैंने ये बात कही, बहुत सारी यहाँ पे तो गिजगिज हो गई है। अब इसको और भी समझने का प्रयास करते हैं नक्षत्रों के आधार पर। सूर्य आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको सरकार से जुड़ करके, यानी कि पिता से थोड़े बहुत लाभ के साथ आपके पेट से संबंधित समस्याओं को या गैस्ट्रिक पेशेंट भी आपको बना सकते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको पराक्रमी बनाने के साथ साथ ऐश्वर्यशाली, लेकिन उस पर कई सारे ग्रहों का प्रभाव है, इस वजह से वो छत विछत या चिन्हित हो जाता है थोड़े से कमजोरी में। मंगल आपकी कुंडली में आपको इमोशनल बना रहे हैं और आपको आयु दे रहे हैं और शीत जनित बीमारियां भी दे सकते हैं। मंगल के बाद अगर बुध की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में वो तिकड़मी बना रहे हैं और थोड़े डिप्लोमेट बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको दिव्य बना रहे हैं, स्वरूप सुंदर, श्रेष्ठ, साम्रांत, माता, पिता, इन सब का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। व्यक्ति के गुण बड़े अच्छे और दिव्य होते हैं, स्वस्थ और सुंदर काया का मालिक होता है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको चिरंजीवी बनाते हैं, अनुभवी बनाते हैं, गूढ़ और रहस्यमयी चीजों में जानकारी देते हैं। आपके पास दिव्य अलौकिक शक्ति होती है कि भविष्य को कैसे देखा जाए। अपनी वाणी के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर व्यक्ति धन इकट्ठा करता है और अनुभवों का मालिक होता है। उसके पास लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और वो उनका समाधान चुटकियों में निकाल देता है। ये शुक्र की बात है। शनि आपकी कुंडली में आपको तकनीक का जानकार,
तकनीकी विद्या को समझने में माहिर, अपडेट रहने के लिए कहते हैं और दरअसल दुनिया को समझने की ताकत पैदा करते हैं। ये शनि जिस नक्षत्र में ज्येष्ठा में बैठे हैं उसकी बात मैंने बताई। थोड़े से व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देते हैं, जहां वो समाज को समझने के लिए सामने आता है। शनि के बाद राहु आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो उनको खर्चीला, बुद्धि को भ्रमित करने वाला और कई बार जो उसकी स्थिति बनी है उसके आधार पर उसकी दशा आपके लिए शुभदायी और बेहतरीन जाने वाली हो सकती है। वस्तुतः केंद्र में अगर सूर्य बैठे होते तो अभी आनंद हो जाता, पर वस्तुतः वो तीसरे भाव में बैठे हैं, थोड़े बहुत सशंकित होकर के वो परिणाम करेंगे। हालांकि मेहनती आपको बनाते रहेंगे। केतु आपके लिए हमेशा ही अच्छे होंगे। राहु और केतु की दशा आपके लिए खराब नहीं जाएगी। अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो शुक्र की दशा है। इस कुंडली के लिए वो अभी जो परिणाम दे रहे हैं वो वस्तुतः 12वें भाव का और क्रमशः आपकी कुंडली में वो थोड़े से आपके ऊपर व्यय का साधन जुटा रहे हैं या व्यय के अतिरिक्त की स्थिति में लेके जा रहे हैं। क्लियर है? लग्न के अधिपति का छठे में जाना, बार बार उठना, बार बार खड़ा होना, बार बार साहस करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, एक काम को 3 बार में बनाना बिगाड़ना, ऐसा होता है। धन भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, अपने भाव से आगे बढ़ना, ये मेहनत करके धन कमाने की योग्यता व्यक्ति को हासिल कराते हैं। उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, गुरु संकट में है, ये इस वजह से व्यक्ति को कई बार दारिद्र्य भी देखना पड़ता है। तृतीय भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना, छठे भाव में पेट का रोग दे सकते हैं। हालांकि कई बार इसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, हालांकि क्रूर ग्रह है इस वजह से ठीक है, कम से कम उन्होंने बुध का संग पकड़ा हुआ है तो ठीक है। चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ है, माता को रोग दे सकते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय में जाना नौकरी तो दे देते हैं, पिता से भी थोड़े बहुत लाभ के संकेत मिलते हैं, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में सप्तम में आना, ये कई बार व्यक्ति को प्रेमी किस्म का और उल्लेखनीय समाज को योगदान देने वाला और बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखने वाला बना देते हैं, जहां व्यक्ति के सामने कोई भी उसके ज्ञान के आगे टिके नहीं, ऐसी योग्यता दे देते हैं। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना विपरीत राजयोग बनाने के साथ साथ कई प्रकार से व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत बीमारियों को दे करके उससे वो जीत जाता है, जंग जीत जाता है और कभी भी अकाल मृत्यु का प्राप्त नहीं करने वाला होता है। सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से दशम चतुर्थ के संबंध में ये सप्तम का बल बढ़े, सप्तम भाव में शुक्र का अकेले बैठना, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ दाम्पत्य सुंदर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो पत्नी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। गुरु केंद्र में है तो पत्नी अनुभवी और श्रेष्ठ मति बुद्धि की आती है। आगे मंगल पीछे शनि, इस वजह से मिला लेना चाहिए, कुंडली अवश्य ही। अष्टम भाव में उच्च का ग्रह, ये आयु दे और संपन्नता देता है, रिसर्च बहुत बेहतर और मजबूत बुद्धि का, साथ ही साथ व्यक्ति की लेखन क्षमता बहुत ही प्रबुद्ध और एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में आना, आपकी संपत्ति और पैतृक संपत्ति पे किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, कानूनी लड़ाई हमेशा जीतने के योग बनेंगे। दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना, करियर में मजबूती। एकादशवें भाव के अधिपति का उच्च का होना, छोटे पैसों पे और कई बार प्रमोशनल इवेंट होते हैं जहां व्यक्ति प्रमोशन से अपने पद को और वास्तविक लाभ को प्राप्त करता है, दुनिया को और समाज को नई दिशा और गति देता है। 12वें भाव के अधिपति का सप्तम में आकर के लग्न को देखना, व्यक्ति प्रेम करता है पर कई बार एडमिट नहीं करता, बताता नहीं है और कई बार उसके प्रभावों में कमजोरी देखी जाती है। रोग व्याधि वगैरह शुक्र दे सकते हैं, इस वजह से व्यक्ति के इम्यून पे काम करने की आवश्यकता होगी। वीर्य का क्षय नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, एकादशी का पारण बहुत ही समुचित तरीके से और व्रत व्यक्ति से करवाए जाएं। जातक से कम उसको सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय, नावारण मंत्र का जप वगैरह वगैरह संस्कार वगैरह बहुत ही समुचित तरीके से कराना चाहिए और निस्संदेह व्यक्ति से प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर का दर्शन कराना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकोपित और प्रभावित है। इस कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह के रूप में मैं चंद्रमा को ही कह सकता हूँ। जो कमजोर स्थिति बनी है वो गुरु और चंद्रमा की ही बनी है। सूर्य अगर छठे में नहीं बैठे होते तो और भी कुंडली मजबूत हो सकती थी। शनि और बुध ठीक है, वहां पे उनकी कमजोरी नहीं है, पर गुरु के कमजोर होने के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी देख रहा हूं। मंगल उच्च के हैं, खराब नहीं है। अष्टम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव नहीं है, लेकिन शनि और मंगल का है, राहु का नहीं है, इस वजह से मैं उसे थोड़ा अच्छा कहूंगा। परंतु कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे है तो आयु देती है, हालांकि बीमारी भी कई बार मिल जाती है। हालांकि व्यक्ति बीमारी से वक्त पे देखने को मिलती हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है। दशाओं के क्रम में मंगल की दशा बहुत अच्छी जा सकती है, गुरु की दशा बहुत अच्छी जा सकती है, चंद्रमा की दशा भी थोड़े बहुत असंतुलन के साथ आगे बढ़ जाती है। शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की दशाएं व्यक्ति को लाभ
श्रेष्ठतम और मानसिक शांति के साथ जाती हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं जैसे मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये बहुत ही माइलस्टोन साबित होते हैं और जीवन में बहुत सारी चीजें देने वाले बन जाते हैं। संतान का सुख थोड़ी कमजोरीपन के साथ, और हालांकि है, और संतति बहुत बुद्धिमान होगी। ये स्वयं भी जातक धर्मार्थ और धर्म के लिए जाना जाने वाला होगा, धर्म के क्षेत्र में पारंगत होगा और निश्चित रूप से दाम्पत्य में बहुत ज्यादा लिप्त होने वाला नहीं है और मोक्ष की गति को प्राप्त करने वाला होता है। निस्संदेह जातक की कुंडली में योग बल बहुत अच्छा होगा, सूर्य और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होगी, कुंडली बेहतरीन है। आगे की स्थितियों के आधार पर यह बात कह सकता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पिता भाव ठीक है, माता का पक्ष थोड़ा कमजोर है, पिता का आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है, पर व्यक्ति का आर्थिक पक्ष थोड़ी बहुत आरंभ में जब तक वो पिता के ऊपर आश्रित है तब तक थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है। बात की चीजें ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।